नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते अंजू जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, एक तरफ विधानसभा चुनाव बिहार के बिल्कुल सिर पर है, सीटों के बंटवारे को लेकर मारामारी इंडी गठबंधन में मची हुई है। और दूसरी तरफ आप सोचिए, इंडी गठबंधन की एक और पार्टी है डीएमके, जिसकी सरकार है तमिलनाडु में। वो एक ऐसा विधेयक लेकर आ रहे हैं जिसमें कि वो अपने राज्य में हिंदी की फिल्मों पर, हिंदी के गानों पर, हिंदी में लिखे होर्डिंग्स पर बैन लगाने जा रहे हैं। तो इस विधेयक को, इस कदम को कैसे देखा जाए बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखना और पूरे देश की राजनीति से भी जोड़कर देखने वाला कदम है कि आप एक देश की एक राजभाषा, जो कि प्रमुख भाषा है, जो आधे से ज्यादा देश के लोग बोलते हैं, किसी भी राज्य का काम नहीं चलता उस भाषा के बिना, हिंदी भाषा के बिना। हम कहीं पे भी जाते हैं, एक संपर्क भाषा है। आप उस पर बैन लगाने जा रहे हैं। ये कोई विदेशी भाषा नहीं है। अगर कोई फ्रेंच, जर्मन, कहीं कोई विदेश की भाषा होती तो भी उस पर भी बैन नहीं लगना चाहिए था, लेकिन आप अपने देश की एक भाषा पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ आप भाषा बैन करना चाहते हैं, या उस भाषा जहां पे बोली जाती है या जहां के लोग आपके राज्य में आके बोल रहे हैं, आप उन पे बैन लगाना चाहते हो? आप बिहार के लोगों पर बैन लगाना चाहते हो, सबसे ज्यादा बिहार के लोगों पर ये बात कहते हो आपकी बिहार के लोग जो है वो आकर हमारे यहाँ मजदूरी करते हैं, या हमारे यहाँ काम धंधे छीन लेते हैं, या तरह तरह के और भी बहुत सारी शिकायतें हैं बिहार के लोगों से, यूपी के लोगों से। तो वो कुल मिलाकर वो बिहार के लोगों को रोकने के लिए वो एक इंटेंशन है। आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे वो बात की बात है, क्योंकि अभी इस देश में इतनी अराजकता शायद नहीं आई है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक सहयोग किया, आपको जो एक बिल को अपने आप ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा ऐसा करके एक राज्यपाल का एक निर्णय दिया, लेकिन अभी भी वो भी मामला भी अटका हुआ है, अभी इतना आसान नहीं है। कहने का मतलब मेन यही है कि आप यही स्टालिन को लेकर कांग्रेस और तेजस्वी इनको बिल्कुल एक शो पीस की तरह सजाकर बिहार के अपने रोड शो में लेके गए थे। ये व्यक्ति की राजनीति तो तब भी पता थी, ऐसा तो है नहीं कि तब भी इन्होंने डेंगू मलेरिया नहीं बोला था, या फिर भारत के लोगों को मतलब उत्तर भारतीयों को कुछ भला बुरा नहीं कहा था, हिंदी भाषा को कुछ भला बुरा नहीं कहा था। तब भी तो ऐसा कुछ था नहीं, स्पष्ट थी उनकी राजनीति, तब भी उतनी स्पष्ट थी। लेकिन ये वहां पर ले गए, मतलब ये हिम्मत की बात है कि जिस तरीके की राजनीति अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उसमें उनको एम के स्टालिन जैसा विभाजनकारी, अलगाववादी राजनीति करने वाला एक नेता अपने लिए वोट दिला सकता है, ऐसा भी वो सोचते हैं। अब वो सोचते हैं, कितना सही सोचते हैं कितना गलत सोचते हैं वो बिहार की जनता चुनाव में बता ही देगी उनको। लेकिन अब मेन मुख्य बात यही है कि ये बैन कर देना, किसी भाषा को बैन कर देना, ये सिर्फ भाषा तक की बात नहीं है, ये बहुत इसके रिपरकशंस बड़े हैं, देश तोड़ने वाला कदम है। ये सिर्फ देश को भाषाओं का, और इसमें एक चीज और बात आती है कि ये बिल्कुल एट पार है राहुल गांधी के उस अभी कोलंबिया में गए थे और वहां की जो यूनिवर्सिटी में एक बात कर रहे थे, तो ये बार बार हम लोगों ने आपके ही शो में ये बात भी की थी कि भाई उनका एक विशेष जोर था कि भारत में 15-16 भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये इस वक्त कहा था कि जिस तरीके से ये व्यक्ति, चूंकि इसके अनकॉन्शियस माइंड में कुछ और चल रहा होता है, इनके दिमाग के पीछे कुछ और चल रहा होता है, जो इनके मास्टर्स कुछ दे रहे होते हैं इनके दिमाग में आ रहा होता है, तो ये कहीं ना कहीं अपने शब्दों में, अपने भाव में उसको झलका देते हैं। भाई 15-16 भाषाएं भारत में बोली जाती हैं तो बोली जाती हैं, ऐसी कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है। और 15-16 भाषाओं के तकनीकी शब्द भी एक ही हैं। हम सभी आशीर्वाद बोलते हैं, चाहे वो बंगाल का व्यक्ति हो, चाहे वो उड़ीसा का व्यक्ति हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश का व्यक्ति हो, तो हमारे टेक्निकल शब्द एक जैसे हैं। हम कहीं पे भी जाकर हमारी गाड़ी नहीं अटकती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक भाषा बोल रहा है तो दूसरी भाषा वाला उसे समझ ही नहीं पाता, शब्द तो समझ ही लेता है और चीजें चल जाती हैं। तो लेकिन उन भाषाओं को आप इस तरीके से चित्रित करो कि ये कोई शत्रु भाषाएं हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल एक दूर दराज की कोई भाषाएं, ये सब भाषाएं तो ऐसे एक ही जननी से पैदा हुई भाषाएं हैं। तमिल और संस्कृत जो है वो एक लगभग एक समय में विकसित हुई पली बड़ी भाषाएं हैं। इनमें कोई आपस में कभी इतिहास में कोई ऐसा इतिहास नहीं रहा कि इनका कोई विरोध हो रहा हो। लेकिन आप जिस तरीके की राजनीति भाषा की कर रहे हो, उसमें आप इसको पेंट कर रहे हो। पेंट करने में आपने उसमें सम्मेलन में बार बार ये कहा कि भारत में भाषाओं के आधार पर भी एक तरह का फ्रिक्शन है। और हम लोगों ने आपसे उस समय शो में बात भी की थी कि निश्चित रूप से आने वाले समय में राहुल गांधी, ऐसा लगता है कि भाषाओं के आधार पर कोई ना कोई बंटवारा पैदा करने या कोई किसी किस्म की ये षड्यंत्र रचा जा रहा हो। राहुल गांधी नहीं कहना चाहिए, बेसिकली उनके मास्टर्स। तो जब उनके मास्टर्स जो कर रहे हैं वही स्टालिन के भी पीछे हैं, वही उनको पास लाते हैं, तो हो सकता है कि ये उसका एक हिस्सा हो। मतलब ये आगे देखो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि राहुल गांधी, जो कि
जातियों का कार्ड खेल चुके हैं, चुनाव आयोग को टारगेट कर चुके हैं, बात नहीं बन पा रही है, सुप्रीम कोर्ट से भी मुंह की खानी पड़ी उनको एसआईआर के मुद्दे पर। तो ऐसा लग रहा है कि जब वो विदेश यात्रा पर गए थे, उनको उनके आकाओं ने एक और कार्ड थमा दिया, भाषा कार्ड। वो कार्ड उन्होंने स्टालिन तक पहुंचा दिया और इसलिए सबसे पहले स्टालिन ने ये कदम उठाने की बात की है। और ये प्रस्ताव अगर विधानसभा में लाया जाता है, हालांकि उनकी तरफ की से उनके नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है ये संविधान के अनुरूप होगा, क्योंकि हम तमिल भाषा को, तमिल संस्कृति को बचाना चाहते हैं। क्या ये संभव है संविधान के हिसाब से? संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो ये कहता है कि एक राज्य दूसरे राज्य की या राजभाषा जैसी भाषा को बैन कर सकता है? भाई देखिए, अगर हिंदी से किसी भाषा को खतरा ही होता तो बंगाली को भी खतरा होता, उड़िया को खतरा होता। बंगाली तो हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाती है। भारत विश्व में 6वें नंबर की सबसे बड़ी भाषा बांग्ला है। उस पर तो आज तक एक पैसे का फर्क नहीं आया, फल फूल रही है। जहां पे भी बंगाली बोली जाती है लोग बोलते हैं खुशी से, किसी तरह का कोई वो नहीं है। तो भारत की सारी भाषाएं फल फूल रही हैं अपने स्थान पे, अगर वहां के लोग उसके साथ अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं तो। लेकिन अगर वहां के लोगों ने उस संस्कृति को छोड़ दिया, अगर उनका धर्मांतरण हो गया, तो वो भाषा निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगी। तमिलनाडु में भी वही प्रयास है, वो तमिल को भी नष्ट ही करना चाहते हैं। तमिल को नष्ट करेंगे, तमिल जैसे एक मतलब इन लोगों के जो भी पैटर्न होते हैं, एक रीजनल आइडेंटिटी को आगे बढ़ाओ, रीजनल आइडेंटिटी को आगे बढ़ाकर आप उस भाषा का एक स्वाभिमान पैदा करो। तो इसी स्वाभिमान के आधार पर, इसी इसी एक क्षेत्रीयता के आधार पर एक राजनीति अपनी सोच रहे हो। आपको लग रहा है कि ये राजनीति आप कर पाओगे, लेकिन फिलहाल कई जगहों पर सफल भी हुए हैं। लेकिन कम से कम देश को समझना होगा कि ये इतना मतलब ये कैसा है और इसके परिणाम कितने घातक हो सकते हैं। सर, मैंने ही पूछा था क्या संविधान के कौन सी दायरे के तहत ये कर सकते हैं? भले ही सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की सरकार ही गई थी कि वहां के राज्यपाल ने उनके बहुत सारे जो बिल हैं उन पर 3-3 महीने तक फैसला नहीं सुनाया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई विधायक किसी विधेयक पर राज्यपाल 3 महीने तक फैसला नहीं देते हैं, तो फिर वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा, ये माना जाएगा। तो आपको लगता है कि ये बिल, ये विधेयक जब पास करवा लेगी स्टालिन सरकार, तो जाहिर सी बात है राज्यपाल के पास जाएंगे, वो तो इसको नहीं मानेंगे क्योंकि ये संविधान के हिसाब से है ही नहीं, संविधान के दायरे में है ही नहीं। तो फिर तो ये ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी एक ऐसा विधेयक था जिसे लागू माना गया वहां पर। देखिए, अब ये एक आपने अच्छा मुद्दा उठाया। मतलब इसमें सबसे बड़ी बात यही कि भाई जब आप सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक वेंट दे रखा है कि भाई कोई राज्यपाल जो कि एक तरह का संविधान का वहां पर रक्षक की तरह से राज्य की राजधानी में होता है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कोई बिल पास नहीं होता। तो अगर ये बिल कल को जाता है और कल को राज्यपाल इस पे साइन नहीं करते हैं, तो 2 महीने बाद वो साइन मान लिया जाएगा और ये लागू हो जाएगा। लेकिन अभी इतनी अराजकता नहीं आई है। संविधान तो देखिए, हर चोर अपने लिए कोई ना कोई संविधान का ही वास्ता देता है। हर गलत व्यक्ति गांधी का वास्ता देता है। हर व्यक्ति जो है वो अपने आप को सबसे, तो ये बात ये भी कहेंगे, संविधान का कहने से, उनके कहने से कुछ नहीं होती है। ये अभी ये अराजकता नहीं होगी। कुल मिलाकर मामला ये है कि अप्रैल में तमिलनाडु का चुनाव आ रहा है, अप्रैल मई में अगले वर्ष। और उसमें इनको संकट दिख रहा है कि अगर भाजपा का और एआईडीएमके का गठबंधन जो कि होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, उनके बीच में कुछ अंतर विरोध है, लेकिन अगर वो हो गया तो तमिलनाडु की जनता जो है वो एक विकल्प की तलाश में है। इनके भ्रष्टाचार से वो पहले ही काफी परेशान हो चुकी है। जिस तरीके का परिवारवादी व्यवस्था और जिस तरीके की इनकी एकदम बिल्कुल सनातन के विरुद्ध, जिस तरीके का एक तरह का एक मतलब बिल्कुल शत्रुतापूर्ण इनका पूरा एक सरकार का व्यवहार है, तमिलनाडु सरकार का, तो उस चीज से जनता भी देख ही रही है। तो जनता का भी एक रिएक्शन आएगा। तो इनको संभवतः ऐसा डर लग रहा है कि ये चुनाव हार सकते हैं। तो उस कारण अब ये लोगों में पोलराइजेशन करने के लिए एक तरीका है, एक तरीके का मतलब ये कुल मिलाकर एक तरह एक मतलब एक शांत पड़ी सब कुछ, उसमें ये का बंटवारा समाज में बढ़ जाएगा तो फिर आगे चुनाव में इनके लिए आसानी होगी, ऐसा ये सोच रहे होंगे, ऐसा लग रहा है। और एक बौखलाहट तो है ही है। बिल्कुल बौखलाहट है और कहा यह जा रहा है कि हम पर हिंदी जबरदस्ती थोपी जा रही है। आपको याद होगा इसी साल जब इन्होंने अपना बजट पेश किया था, तो रुपए का जो हिंदी में लिखा हुआ सिंबल है उसको भी बदल दिया था, रू कर दिया था तमिल भाषा में। तो इस तरह के बदलाव ये करते आए हैं। लेकिन डीएमके पार्टी के नेताओं ने सबसे ज्यादा सनातन धर्म को लेकर गालियां दी हैं। वो जो डिप्टी सीएम है इनके
एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने तो डेंगू और मलेरिया के मच्छर से तुलना कर दी थी सनातन धर्म की, और ये कहा था कि जैसे मच्छर को मसल दिया जाता है वैसे सनातन धर्म को मसल देना चाहिए। ए राजा भी इसी तरह की स्टेटमेंट देते हैं। उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता उनके खिलाफ नहीं बोला था, और आज तो राहुल गांधी को जुबान खोलनी चाहिए, या ये माना जाए कि उन्होंने ही स्टालिन को ये आकाओं की तरफ से दिया गया एजेंडा थमाया है। क्योंकि सबसे ज्यादा खामियाजा तो बिहार चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस का तो खैर कुछ लेना देना वहां है नहीं ज्यादा, लेकिन आरजेडी को तो भुगतना पड़ सकता है ना। उन्हीं के लिए तो वोट मांग रहे थे स्टालिन, जो इस तरह का विधेयक ला रहे हैं। देखिए, अब इसमें वही बात आती है कि जो आप कह रही हैं कि इनकी उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा, तो इनका इतिहास सिर्फ वहीं से नहीं है। उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा था वो एक सेमिनार था, जो सेमिनार आयोजित ही इसी बात पे किया गया था कि इरेडिकेटिंग हिंदुत्व, मतलब एक धर्म को इरेडिकेट किया जाए। तो जैसा जैसा टॉपिक था सेमिनार का, उसी तरीके का की उनकी भाषा थी। लेकिन ऐसा नहीं कि उदयनिधि मारन स्टालिन पहले नेता थे जो ऐसी बात जिन्होंने कही हो। 2022 में तमिलनाडु, आपके इसी में आपके उस प्रश्न के दूसरे हिस्से का भी उत्तर छुपा हुआ है कि तमिलनाडु कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, कोई अड़गिरी नाम था उनका, मेरे ख्याल से केएस अड़गिरी नाम था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था 2022 की जनवरी माह में। आप कोई भी गूगल पे जाकर इसको कर सकता है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ सनातन धर्मा इज ए पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोग्राम ऑफ द कांग्रेस पार्टी अलायंस विद डीएमके इन तमिलनाडु। उन्होंने ये कहा था कि तमिलनाडु में डीएमके के साथ हमारे अलायंस का जो पॉलिटिकल प्रोग्राम है, जो राजनीतिक कार्यक्रम है, वो प्रमुख राजनीतिक कार्यक्रम यह है कि हमें सनातन धर्म को नष्ट करना है, डिस्ट्रक्ट करना है, नष्ट साफ कर देना है, खत्म कर देना है। ये वहां के कांग्रेस पार्टी, तो ऐसा नहीं है कि इस विषय पे कांग्रेस हिंदी विरोध, हिंदू विरोध या भारत विरोध में कांग्रेस पार्टी और डीएमके की मुख्य विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, चूंकि उनको उत्तर भारत की राजनीति करना है, रायबरेली पे और अमेठी कभी कभार जाना है, कभी कभार पटना में जाना है, कभी कभार लखनऊ जाना है, तो इसलिए वो खुलकर नहीं बोल पाते। उस चीज को तमिलनाडु के कांग्रेस के नेता कभी नहीं छुपाते हैं। तमिलनाडु के कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कोई छोटा मोटा नेता नहीं होता है। राहुल गांधी से पूछ के ही स्टेटमेंट दिया होगा उसने, और उसने ये, और सवाल ये कि एक प्रोग्राम बना होगा तब तो वो इतनी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज कह रहा है कि हमारा एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है यहाँ पर अलायंसेस के साथ। एक तो ये, दूसरी बात है कि डीएमके पार्टी कौन है, ये हमारे देश में लोगों को जानना चाहिए, बहुत कम लोग जानते हैं। डीएमके जो है वो सबसे पहले, इसका गठन हुआ था 1917 के आसपास में। ये शुरू में जस्टिस पार्टी हुआ करती थी और ईसाई मिशनरियों ने इसको स्टैब्लिश किया था, क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों में आक्रोश बढ़ रहा था। तमिलनाडु के जो लोग थे उनके जगह जगह उनके खिलाफ विद्रोह हो रहे थे, उनके खिलाफ अंग्रेजों के लिए जीना मुश्किल होना शुरू हो चुका था। तो जब इन्होंने देखा तो वहां पर उन्होंने एक जस्टिस पार्टी नाम का गठन किया और ये कहा, और इनको जस्टिस को आजादी किससे चाहिए थी? इनको अंग्रेजों से आजादी नहीं चाहिए थी, इनको आजादी चाहिए थी हिंदुओं से। तभी इनकी लाइन क्लियर थी कि हमको हिंदुओं से, और इन्होंने उसके लिए हिंदू, चूंकि उस समय स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकते थे, तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ब्राह्मणों से आजादी चाहिए। जो मंदिरों में जो पुजारी हैं ये शोषक हैं और ये जो है हमारा शोषण कर रहे हैं। मतलब जिस समय देश का राजा अंग्रेज था, जिस समय देश के गांव गांव में ईसाई मिशनरियां फैल चुकी थी, उस समय तुम्हारा शोषण जो है वो मंदिर में बैठा हुआ एक दुबला पतला पुजारी कर रहा था। तो ये राजनीति इन डीएमके की थी, और इन्होंने कई, इनके इतिहास में, एक बार मैं देख रहा था अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, के अन्नामलाई जो भाजपा के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो पूर्व आईपीएस हैं, उन्होंने स्टालिन से सीधे प्रश्न कुछ पूछे थे, जिसमें उनसे कहा था कि भाई आपके पार्टी का जो पूर्व नाम है डीएमके, तो बाद में बने, आपका नाम परिवर्तित हुआ तो स्वतंत्रता के बाद, उससे पहले तो आप जस्टिस पार्टी थे। तो जब जस्टिस पार्टी थे तो आप अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा करते थे, आपके नेता अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा करते थे कि आप भारत छोड़ के मत जाओ, आपको यहां रहना चाहिए। तो ये डीएमके पार्टी का इतिहास ये है, ये अंग्रेजों के पिट्ठू ईसाई मिशनरियों के ये बेसिकली ये फ्रंट है। इन्होंने धीरे 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 इस तरीके की राजनीति करते 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 आज यहाँ पर ये आ चुके हैं। द्रविड़ियन, पहले शुरू में द्रविड़ राजनीति कहते थे, अब ये खुलकर क्रिश्चियन राजनीति है, जिसमें इनकी सहायता मुल्ला नेटवर्क भी करता है। तो कुल मिलाकर इनका ये राजनीति का ये ढांचा है और इसमें कोई विरोध नहीं है। कांग्रेस को हम जब कई बार सोचते हैं कि कांग्रेस कहीं कोई इसमें अलग है, कांग्रेस इनका हिस्सा है। कांग्रेस इनका हिस्सा है, क्योंकि अब तो उनके प्रदेश अध्यक्ष ने क्लियर कर दिया था 2022 में कि भाई हमारी सनातन को खत्म करने को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग अपने अलाय के साथ, तो इनका भी एजेंडा साफ हो गया। पर आप ये देखो ना कि अगर ये कहता है स्टालिन कि हम हिंदी भाषा पर रोक लगा देंगे, हिंदी गाने नहीं सुन सकेंगे, बॉलीवुड की फिल्में वहां पर रिलीज नहीं होंगी, तो वो ये क्यों भूल जाते कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री का क्या होगा।
इस वक्त तो पूरे देश में सभी भाषाओं की फिल्में डब होकर दूसरी भाषा में रिलीज हो रही हैं। तमिल फिल्में भी कितनी ज्यादा ऐसी जो नॉर्थ इंडिया में दिखाई जा रही हैं, तो फिर तो उनको भी तो विरोध सहना पड़ेगा। तब क्या होगा? तो ऐसे में तो मुझे लगता है कि अंदर से ही आवाज उठेगी, तमिलनाडु के अंदर से, कि कम से कम हमारी फलती फूलती वहां की इंडस्ट्री को तो तबाह मत करो स्टालिन जी। नहीं, स्टालिन जी तो देखिए, स्टालिन जी खुद भी पपेट हैं। स्टालिन जी को खुद किसी को वो नहीं, उनको वो तो चाहते हैं, जो शक्तियां उनके पीछे हैं वो चाहती हैं कि उत्तर भारत में लोग तमिल का विरोध शुरू कर दें, क्योंकि तभी तो वो सफल होंगे कि जब दोनों तरफ से तलवारें निकल जाएंगी, तभी तो ये उनका उनके मंसूबे सफल होंगे। अगर भाई यहाँ के लोगों ने तो कभी सोचा नहीं, तमिलनाडु की फिल्में हम तो, मतलब आज से नहीं, मतलब करीब 20 साल हो गए कि हम डब फिल्में हिंदी में जो होती थी हम देखते थे, तो वो बिजनेस दे रहे थे हम तमिलनाडु को। आज भी सिनेमा हॉल में जा जाकर देखते हैं, और उनको मानते हैं। भारत, मतलब उत्तर भारत का एक बड़ा वर्ग है जो कहता है कि हमारी फिल्में जो बॉलीवुड वाली है बकवास है, रद्दी होती हैं, मजा तो जो है साउथ इंडियन फिल्मों को देखकर आता है। तो जो साउथ इंडियन फिल्मों का क्रेज है उत्तर भारत में, भाई वो तो अपनी जगह है, उसमें तो कहीं कोई घृणा नहीं है, उसमें तो आपके प्रति प्रेम है। हमको तो आपकी ना भाषा से क्योंकि समझ में नहीं आती है, इसलिए हमको डब करके देखना पड़ता है, वरना आपसे तो कोई विरोध है नहीं हमारा, और आप भी उस धंधे को कर ही रहे हो। लेकिन इसमें बात जो आपने व्यापार की कही कि भाई आप देखिए, इसमें एक चीज आती है कि आप तमिलनाडु में जब ये हिंदी विरोध की राजनीति शुरू हुई थी, और ये आज से नहीं शुरू हुई थी, 1950 से शुरू हुई थी, मतलब भारत स्वतंत्र होने के तुरंत बाद से शुरू हुई थी, पेरियार के समय से। लेकिन ये हिंदी विरोध की राजनीति में बीच में बहुत सारे लोग हैं जो तमिलनाडु के ही, जो आकर सामने पे फ्रंट पे आते हैं, कहते हैं कि भाई देखिए, अगर हम तमिलनाडु के लोग हिंदी विरोध करेंगे तो हम कैसे अलग अलग राज्यों में, जिसमें सीएल के एक नाडर, शिव नाडर जो है, उन्होंने कहा कि भाई अगर हाँ तमिलनाडु के बच्चे अगर हिंदी सीखेंगे तो जाकर उत्तर भारत में हम गणित में हम बहुत तेज होते हैं, तो भाई हम उत्तर भारत में अच्छे पदों पर जाएंगे। अच्छे आप उनको हिंदी से ही काट दोगे, तो वो भाई तमिलनाडु में अगर आईएएस में सेलेक्ट हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश कैडर में तो वो नहीं आएगा वो बच्चा। तो एक अलगाव, दो क्षेत्रों में अलगाव कैसे होगा भाई? जब हम उत्तर भारत का व्यक्ति तमिल भाषा सीखेगा, तमिलनाडु का व्यक्ति उत्तर भारत की भाषाएं सीखेगा, तभी तो एक तरह का सम्मिश्रण होगा, एक राष्ट्रीय एकता की अवधारणा पूरी होगी। तो वो ना होने पाई, इसके लिए ही ये सारे तमाशे किए जाते हैं। अब जैसे श्रीधर वेम्बू को बार बार जो जोहो का जो अभी चल रहा है, उनको किस चीज के नाम पर विरोध कार्य किया जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि भाई आपको गर्व होना चाहिए कि इस देश में एक व्यक्ति जो है वो गूगल को टक्कर देने और माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देने वाला व्यक्ति जो तमिलनाडु के एक गांव में बैठा हुआ है। किसी राज्य के लिए गर्व की बात होती, लेकिन वहां की पूरी राजनीति, वहां के पूरे जो द्रविड़ियन राजनीतिज्ञ हैं वो इनका इसलिए विरोध कर रहे हैं कि वो आरएसएस के प्रति वो राष्ट्र प्रथम, भारत इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं श्रीधर वेम्बू। तो श्रीधर वेम्बू का विरोध हो रहा है, उनकी जोहो का विरोध हो रहा है, उनके जो अतराई है, जो उनका व्हाट्सएप का जो अल्टरनेटिव ऐप आया है उसका विरोध हो रहा है। तो ये विरोध जो है, ये ऐसा नहीं है कि ये विरोध कोई तमिल समर्थन का, इनके पीछे छपा हुआ एक डिजाइन है जो अलगाववादी है, जिनके करने वाले ईसाई मिशनरियां और मुल्ला मिशनरी नेटवर्क है। और इनकी मंशा जो है वो भी देखिए, मैं इस चीज को थोड़ा सा, ये कोई कह सकता है लेकिन ये मेरा ओपिनियन है, और मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में विश्व के मानचित्र पे दो नए देश आए हैं। एक का नाम है ईस्ट तिमोर, और मतलब पूर्वी तिमोर, जो कि इंडोनेशिया काट के बनाया गया, और एक है साउथ सूडान, जो सूडान को काट के बनाया गया। दोनों देश क्रिश्चियन मिशनरीज के देन है। दोनों देशों की उत्पत्ति इसी तरीके से, तो उनका मिशन ये था कि इस समय तक 2020 तक वो 3 देश बनाना चाहते थे। तीसरा देश उनकी कल्पना में द्रविड़ नाडु था, जो द्रविड़ लैंड। तो तमिलनाडु आज से नहीं, बहुत पहले से इनके टारगेट पे है। तमिल वहां पे ईसाई मिशनरियों की सारी गतिविधियां इसी दृष्टिकोण से रही हैं। वहां की कन्वर्जन जनता को, सर कन्वर्जन बड़े पैमाने पर हो रहा है। क्रिप्टो क्रिश्चियन ही तो है, नाम तो सबके हिंदू ही हैं, नाम नहीं बदले जाते हैं। ए राजा नाम तो हिंदू ही है लेकिन है क्रिश्चियन। तो ये तो अंदर खाने जिस तरह का खेल पहले, जैसे मैंने पहले भी कहा कि राहुल गांधी एंड कंपनी जिस तरह से पहले जातियों में बांटने की बात कर रही थी, फिर चुनाव आयोग पर टारगेट किया गया, अब भाषा के नाम पर एक राज्य में शुरू हुआ है। कर्नाटक कौन सा अछूता है सर? कन्नड़ भाषा के नाम पर वहां पर भी तो मारपीट हो रही है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा शख्स पिट जाता है बेंगलुरु में जिसको कन्नड़ नहीं आती है। तो स्टालिन जो कर रहे हैं, कांग्रेस भी तो वही कर रही है अपने शासित राज्यों में। इसीलिए मैंने कहा कि देखिए, दोनों के बीच में कोई विरोध नहीं है। कर्नाटक में अभी हर जगह एक पीछे से जब हिंदी विरोध की बात करते हैं तो वो स्थानीय, उनको प्रेम कन्नड़ से नहीं है, उनको प्रेम तमिल से नहीं है, उनको प्रेम किसी भी स्थानीय भाषा, कोई भी जो भारतीय भाषा है उससे कोई प्रेम नहीं है। वो उसकी जगह पतली गली से आती है उर्दू। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि कर्नाटक में जब बजट में जब लोगों ने देखा कि वहां पर इतने दिन से हिंदी विरोध, तो लोगों को लगा कि भाई कन्नड़ भाषा के विकास के लिए उन्होंने कोई बहुत बड़ा फंड दिया होगा, 2 करोड़ रुपए दिए थे।
कन्नड़ भाषा के विकास के लिए कर्नाटक में 2 करोड़ रुपए या ऐसे कुछ ऊपर नीचे होगी, लेकिन जो उर्दू के लिए दिया था वो था 25 करोड़ रुपए। आप उर्दू के लिए इतना बड़ा बजट दे रहे हो, भाई क्या लेना देना है उर्दू का? उर्दू तो उत्तर भारत की भाषा है, ज्यादा से ज्यादा हैदराबाद में बोली जाती है। आपका वहां पे क्यों उर्दू का विकास करना चाहते हो? तो पतली गली से इस्लामीकरण, ईसाईकरण और हिंदी के नाम पर हिंदू का विरोध, ये इनकी पूरी रणनीति है, और ये कांग्रेस इसमें बिल्कुल शामिल है, कोई हमें शंका नहीं होना चाहिए। पर चंद्र प्रकाश जी, एसडीएफआई के सहयोग से ही तो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी। आप याद कीजिए ना, जब कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस जीता था, तो वो जो पीएफआई की एक और आगे शाखा है एसडीएफआई, उन्होंने, उसके नेता ने तो सरेआम आकर कहा था कि हमारी वजह से इन्होंने 17 से 20 सीटें जीती हैं, डिप्टी सीएम हमारा होना चाहिए, ये सब तो कहा था। तो उन्हीं के इशारे पर तो ये सब हो रहा होगा कि उर्दू भाषा को बढ़ावा दिया जाए। वहां कितने लोग उर्दू जानते हैं सर? देखिए, अब उर्दू जानने की बात यह है ना कि आप धीरे धीरे उर्दू के बहाने आप उर्दूकरण करोगे, इस्लाम मतलब कन्वर्जन करोगे, ये एक तरह का की राजनीति है जो कि उत्तर भारत में भी हो ही रही है। ऐसा तो है नहीं कि उत्तर भारत अछूता है, दक्षिण भारत में अलग तरीके से हो रही है, दक्षिण भारत में उस एक तड़का मिल जाता है, और वो चाहते हैं कि उत्तर भारत के लोग भी दक्षिण भारत के लोगों का विरोध करें। आप मतलब आप देखिए कि एक समय तक भारत की उत्तर भारत की फिल्मों में दक्षिण भारतीयों का चित्रण कितना बुरा होता था, मद्रासी, लुंगी और इस तरीके की, और उनको हमेशा जोकर है। पड़ोसन फिल्म, आप अभी मुझे ध्यान आ रहा है, पड़ोसन फिल्म में एक साउथ इंडियन को आपने क्या जोकर की तरह दिखाया। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर भारत के लोगों ये प्रयास, और ये कोई कांग्रेस नहीं कर रही थी, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि एक पूरा नेटवर्क भारत में है, जिसमें वामपंथ है, जिसमें मिशनरी है, जिसमें कांग्रेस भी उसका एक हिस्सा है, और एक सप्रयास, सोचा समझा प्रयास होता है। वरना किसी राज्य के क्षेत्रीय पहचान के आधार पर आप उस व्यक्ति को एक बुरा व्यक्ति दिखा दो। कई फिल्में हैं जिसमें साउथ इंडियंस को विलेन की तरह दिखाया गया। तो लेकिन उत्तर भारत के लोगों की परिपक्वता है इस मामले में कि उत्तर भारतीयों ने कभी दक्षिण भारतीयों को अपना न तो शत्रु माना, ना ही अपना ही हिस्सा माना। तो एक तरह का ये एक विभाजनकारी राजनीति है जो सबको समझना पड़ेगा कि इसी तरीके से कल को वो उत्तर प्रदेश के लोगों को भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नाम पर बांट देंगे, कल को इसी नाम पर उत्तर प्रदेश, मतलब हर जगह के टुकड़े हो जाएंगे फिर तो, एक जिले के, मतलब वही बात है कि जो योगी जी ने एक शब्द में कहा था कि बटोगे तो कटोगे, तो बांटने को तो उनके पास हजार फार्मूले बैठे हुए हैं। हम अगर उन पे ज्यादा अगर इस तरीके से आंख मूंद के पर विश्वास करेंगे तो हम कटेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आज ये काम तमिलनाडु की डीएमके स्टालिन सरकार करने जा रही है, ये विधेयक लाने जा रही है इस तरह का। कल को दूसरे राज्य अगर ऐसा करेंगे तब क्या होगा? फिर तो इस देश को आपने भाषाओं के आधार पर बांटने का काम शुरू कर दिया। राहुल गांधी कोई नया टूल किट लेकर आ गए हैं, और वो टूल किट जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चालू हो गया है। शायद यहाँ पर गलती हो गई है उनसे, उन्होंने शायद ये टूल किट बाद में इस्तेमाल करना था। कोलंबिया के मंच पर बैठकर भाषाओं का ज्ञान इसीलिए दे रहे थे ना, जैसा आपने कहा। देखिए, अब इसमें एक चीज बात आ रही है कि वो भाषा मतलब एक टूल है, ठीक है ना, किट में असली तमाशा तो कुछ और है। मतलब भारत का ही आज वो भाषा निकाल के लाएंगे, कल को जाति निकाल के लाएंगे, कल को तीसरा कुछ और काल्पनिक चीज लाएंगे। तो हम लोगों ने इतनी समय तक भाषा पे बात की, वास्तव में लड़ाई भाषा की है ही नहीं। उनको भाषा की बात ही नहीं करनी, उनको किसी भाषा से प्रेम नहीं है, ना हिंदी से प्रेम है, ना उनको भारत को तोड़ना है। उनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, उसके लिए जो हथियार चल जाए, जो औजार काम कर जाए, वो औजार उनको चाहिए। तो इसमें भारत को तोड़ने में एक और चीज आती है कि भाई भारत विकास कर रहा है, भारत तेजी से नई नई कंपनियां आ रही हैं, भारत में लोग समृद्ध हो रहे हैं, तो उस चीज को भी हमें व्यवधान डालना है। क्योंकि तमिलनाडु की बात हो रही है तो इसलिए इस मौके पर मतलब मैं इसमें वो भी डालूं कि देखिए, जितने भी विकास कार्य तमिलनाडु में पिछले कुछ वर्षों में हुए, कुडनकुलम जो न्यूक्लियर प्लांट आपको याद होगा, पूरी तरह से ईसाई मिशनरी, और इसको तो भाजपा ने विरोध नहीं किया, तो इसमें तो मनमोहन सिंह ने कहा था कि ये एक चर्च और एनजीओ गैंग है जो कि वहां पर कुडनकुलम प्लांट का विरोध कर रहा है। कुडनकुलम प्लांट से किसका फायदा हुआ? तमिलनाडु के लोगों का लाभ हुआ, तमिलनाडु के लोगों को बिजली मिल रही है। तो इस तरीके से अभी क्या हुआ कि अब आप इस तरीके की भाषा के युद्ध करोगे, वहां पर लोगों की पिटाई करोगे भाषा के नाम पर, एक तरह की अराजकता जब होगी तो क्या होगा? वहां पर उद्योग आना बंद हो जाएंगे। अभी मैं देख रहा था कि अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि फॉक्सकॉन जो कंपनी जो आईफोन का के लिए निर्माण का काम करती है, उसको इन्होंने घोषित कर दिया कि कुछ $15 अरब का निवेश कर रही तमिलनाडु में। कंपनी ने डिनाई कर दिया कि हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अंततः उस पूरी राजनीति, इस विभाजनकारी राजनीति, इस पूरी घृणा का कि अंतिम जो पीड़ित होगी वो वहां की जनता होगी। और यही बात जब देश को समझना पड़ेगा कि ये छोटी छोटी ये भावनात्मक मुद्दे उठाएंगे,
और ऐसा करके कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर ये करके अंततः हमको बांट कर हम अपनी राजनीति को और अपना जो उनका सर्वोच्च उद्देश्य है कि भारत को टुकड़े में तोड़ना और उनको ईसाई या मुल्ला जो भी इनके डिजाइन है अंतर्राष्ट्रीय उसमें आपस में बम मिल बांट कर खा लेना। और याद कीजिए कि वो जो डोनाल्ड लू है, जिसको कि माना जाता है कि जब भी कहीं पर रिजीम चेंज करना हो तो उस देश के चक्कर काटना शुरू कर देता है, वो भी तो हाल फिलहाल में मिलकर आया था ना एम के स्टालिन से, वरना उसका क्या काम वहां पर। देखिए, इस बीच में कई और हुए हैं कि जिन लोगों ने, जब वो आते हैं भारत में, जो भी इस तरीके के संदिग्ध लोग होते हैं, वो जाते हैं तमिलनाडु में मिलते हैं, तमिलनाडु के डीएमके के नेता से, मतलब एम के स्टालिन से। ये विचित्र बात है, मतलब निश्चित रूप से एजेंसियां इस पे नजर रख रही होंगी, लेकिन ये पैटर्न बड़ा विचित्र है पिछले। और भी कुछ लोगों का मैंने नाम सुना है मुझे कि वो आए और जाकर उन्होंने स्टालिन से मिले। तो इसका मतलब है कि कुछ चीजें चल रही हैं, कुछ चीजें चल रही हैं, और शायद ये जो चल रहा है इस पे कहीं ना कहीं कुछ रखा जा रहा होगा, कहीं ना कहीं कुछ। क्योंकि देखिए कई चीजें और भी साथ में चल रही हैं कि जब आप इस तरीके की राजनीति करते हैं तो जनता आपके खिलाफ खड़ी होती है, जनता आपके खिलाफ खड़ी होती है तो फिर, और ये बौखलाहट में बहुत सारा कुछ ऐसे इस तरीके के, जैसे उत्तर प्रदेश में देखिए तो अखिलेश यादव आतंकवादियों के मुकदमे माफ किया करते थे 2000 के बाद, 12 के बाद। तो जब जब जनता ने देखा तो जनता ने फिर इसका एक तरह से प्रतिकार किया, और आज भी वो सत्ता से दूर है, तो आगे भी उनकी कोई आशा नहीं है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वो तुक्का एक चल गया 2024 का, ये बार बार नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब ये कि जब आप इस तरीके की राजनीति करते हैं, एक बौखलाहट दिखाते हैं, तो आप गलत कुछ करते हैं, कुछ गलत स्टेप लेते हैं। तो अगर वो ये कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि भारत की एजेंसियां सो रही हैं, वो देख रही होंगी, और मुझे आशा है कि कुछ ना कुछ अंदर से दबेगा, तभी तो आप इस तरीके की हिंदी पे बैन लगा देंगे, और भी आप अनाप शनाप जो बातें करते हैं, हो सकता है उसी का के कारण हो रहा हो, आपकी कोई नस दबाई जा रही हो। जी। और दूसरा, जिस तरह से अन्ना मलाई की अगुवाई में सनातन वहां बढ़ रहा है, वोट बैंक बीजेपी का बढ़ रहा है, और बीजेपी के नेताओं ने तो कहना शुरू कर दिया कैसा बेतुका विधेयक लेकर आ रहे हैं जो बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। और इस मुद्दे को तो बीजेपी अच्छे तरीके से भुनाएगी इंडी गठबंधन के खिलाफ बिहार विधानसभा चुनाव में। टाइमिंग बड़ी जबरदस्त है, बीजेपी को तो बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। देखिए, बीजेपी बहुत बड़ी प्लेयर तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जो एआईडीएमके है उसकी जो राजनीति है, वो कहीं ना कहीं अभी भी द्रविड़ियन राजनीति से प्रभावित है। भाजपा उसमें, चूंकि भाजपा का वोट प्रतिशत पिछले चुनाव में बहुत बढ़िया था, मतलब कुछ 10% के आसपास था, तो भाजपा एक तीसरी शक्ति के रूप में है, और जब वो मिलती है, जब वो एआईडीएमके के साथ, तो मल्टीप्लाई हो जाती है कई गुना। तो अगर ये राजनीति संभव हुई एक तरह का, मतलब एआईडीएमके की राजनीति जयललिता जब तक थी कभी इस तरीके की नहीं रही कि भारत विरोध की राजनीति हो जाए, लेकिन डीएमके के बारे में तो किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो अगर ये गठबंधन बन गया जैसा कि आप कह रही हैं चुनाव के दृष्टिकोण से, तो निश्चित रूप से, और ये बनता दिख रहा है, ये बौखलाहट बता रही है कि बनता दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज आती है कि ये गठबंधन, जैसे आपको याद होगा कांग्रेस और हम डीएमके की बात कर रहे हैं, तो कोई कहेगा कि नहीं नहीं इनका तो बड़ा विरोध रहा है, क्योंकि जब 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुई थी तो डीएमके का नाम आया था, राजीव गांधी की हत्या में डीएमके का भी नाम आया था, और उसी आधार पर आईके गुजराल की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था सोनिया गांधी ने 1997 में। और जब समर्थन वापस लिया था तो यही था कि भाई डीएमके से आपको सरकार से हटाइए वरना हम समर्थन वापस ले लेंगे। इन्होंने समर्थन वापस ले लिया, सरकार गिर गई। लेकिन 2004 में ही जब मनमोहन सिंह की पहली यूपीए की पहली सरकार बनी, तो ये जाकर फूलमाला देकर, मतलब आपने अपने पति के हत्यारा, जो राजीव गांधी के हत्या में जो पार्टी शामिल है, जिसने आज तक बिल्कुल उसका स्टैंड क्लियर है, वो उसको आप जाके फूलमाला देकर और अपने गठबंधन में ले आते हो। तो ये किस तरीके का था? ये एक सामान्य बात नहीं, कोई महिला, मुझे नहीं लगता कोई भारतीय संस्कारों वाली महिला अपने पति की हत्या करने वाले के से इस तरीके का। और बाद में आपने कहा कि करुणानिधि जो थे वो मेरे पिता के समान है, इनका स्टेटमेंट है सोनिया गांधी का, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि वो मेरे पिता के समान है, पिता तुल्य है। तो मतलब आपके पति का हत्यारा आपका पिता है। तो ये राजनीति जो है वो बहुत कुछ बताती है। इस देश को थोड़ा अपनी आंखें समझनी पड़ेगी, हर चीज खुल के कही नहीं जा सकती है। लेकिन ये सोनिया गांधी के आने के बाद, भारतीय राजनीति पर प्रभावी होने के बाद, जिस तरीके की राजनीति हुई है, जिस तरीके के राहुल गांधी बार बार अपने जगह जगह पर जिस तरीके के भारत विरोधी बयान देते हैं, और जिस तरीके का ये पूरी मंडली बन के तैयार हुई है, वो मंडली बहुत कुछ कहती है। आज हम छोटे छोटे अपने विभाजनों में, छोटे छोटे झगड़ों में हम इनके झांसे में आ जाते हैं, वरना तो देखा जाए तो इनको तो भारत में राजनीति करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इस देश का लोकतंत्र है कि कभी सुप्रीम कोर्ट इनके प्रोटेक्शन में खड़ा हो जाता है, कभी कोई खड़ा हो जाता है। तो देखते हैं, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होगा, तमिलनाडु का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा, उससे पहले बिहार का चुनाव तो होगा ही।
बिल्कुल, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को कायदे से इस मुद्दे को उठाना चाहिए कि किस तरह की अलगाववादी और भाषा के आधार पर लोग देश को बाँटने की साजिश इंडी गठबंधन कर रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है चंद्र प्रकाश जी कि कोई न कोई नया टूल किट मार्केट में आ चुका है। कहीं न कहीं बैठे हुए आकाओं ने एक नई चिंगारी भारत में भड़काने के लिए छोड़ दी है। अब देखना होगा हमारी जाँच एजेंसियाँ किस कदर इसको लेकर सजग होती हैं और जिस विधेयक को लाने की तैयारी ज़ोर-शोर से स्टालिन सरकार कर रही है, उसका हश्र क्या होता है, वो पेश होता है, नहीं होता है, राज्यपाल के पास जाता है, तब उसका क्या होता है, ये सब कुछ भी देखना होगा। लेकिन आपने समय निकाल कर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी बड़े ही विस्तार से मेरे दर्शकों को दी। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।